हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है भूमिका। तो 1757 में प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने उपनिवेश की शुरुआत की। ब्रिटिश उपनिवेश का प्रारंभिक उद्देश्य अधिकतम आर्थिक एवं व्यापारिक लाभ कमाना था, जो कालांतर में भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बनाने में केंद्रित हो गया। वहीं जहां एक तरफ भारत तेजी से विऔद्योगीकरण हुआ और भारतीय समुद्री कृषि पर निर्भरता अब पहले से और अधिक बढ़ गई, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम कर, जमींदारों के अत्याचार और अंग्रेजों की भू नीतियों के कारण किसान समुदाय भी निम्नतम स्थिति में पहुंच गया। कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफ़ी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। आगे बोल रहा है कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण खाद्यान्न में कमी आई, जिससे अकाल पड़ता था। परिणाम स्वरूप देश के अंग्रेजों के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता गया, जो 1857 के व्यापक जन विद्रोह के रूप में भड़का। और 1857 का विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी में भारतीय सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी, परंतु कालांतर में उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह का हो गया था। अब आगे बोल रहा है 1857 का प्रमुख कारण। तो 1857 का क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यापकगत सिद्धांत, यानी इसको बोलते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वेलेस्ली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। सहायक संधि से भारतीय राजाओं को स्वतंत्रता समाप्त होने लगी और राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति और व्यापकगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त कर दिया। वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में राज्यों को विलय अंग्रेजी राज्यों में कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों क्रम सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और करौली 1855 और अवध 1856 में हुआ। रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण बना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक कारण के बारे में। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवाओं पर सम्मिलित नहीं होने दिया और उस पदों में भारतीय को हटाकर ब्रिटिश लोगों को नियुक्त किया गया। अंग्रेज भारतीयों को उस सेवाओं हेतु अयोग्य मानते थे। इन सब बातों से क्षुब्ध होकर भारतीयों ने आक्रोश का भाव जागृत हो चुका, जो 1857 क्रांति रूप में सामने आया। आगे क्या बोलता है, अंग्रेज न्याय क्षेत्र में वे स्वयं भी भारतीयों के उच्च श्रेष्ठ समझते थे। भारतीय जज किसी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली पश्चातापूर्ण, दीर्घावधिक और खर्चीली होती थी। अतः भारतीय इससे असंतुष्ट थे, जो 1857 के विद्रोह में जन आक्रोश की कारण बना। लॉर्ड डलहौजी ने तंजौर और कनाडा के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली थी। मुगल शासक बहादुर शाह को अपमानित कर लाल किला खाली करने को कहा। लॉर्ड कैनी ने घोषणा की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा कहलाएंगे, परिणाम स्वरूप मुगलों के क्रांति के समय विद्रोह के साथ दिया। बोरा प्रशासन संबंधी कार्यों से योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया, जिससे ईसाईयत को धर्मांतरण पद्धति की प्रसार हुआ और जिससे आम जन विद्रोह में भावना उत्पन्न हुई। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अकालों की बराबरता से ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र की पोल खुल गई। अब बोला सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सांस्कृतिक सुधार की नीतियों ने पारंपरिक भारतीय संस्कृति के हीन मानकर बदलाव करना इस समाज के रूढ़िवादी वर्ग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा हो गया। देखिए ब्रैकेट में दिया है,
क्या बोल रहा है, डोलोजी ने 1855 में करौली को अपनी व्यापक नीति के तहत विलय किया, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, फलतः इसी वापस लौटाना पड़ा। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, क्योंकि डोलोजी की हड़प नीति यहाँ लागू नहीं हो रही थी। इसके लिए उसने अवध के रेजिमेंट सेलिमेंट्स की रिपोर्ट मांगी, किंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, कहा कि अंग्रेजों के लिए उसका नाम किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में ऑटोम को वहाँ का रेजिमेंट बनाकर भेजा गया। इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया गया। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया। देखिए अब हमारा आगे क्या पढ़ना है इसको, सामाजिक और धार्मिकरण में, ठीक है। 1850 में आए धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। इससे हिंदू समाज में असंतोष का भावना फैल गई। 1813 में चार्टर एक्ट ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों और अनाथों को धर्मांतरण करवाया गया। साथ ही अंग्रेजों की नस्लवादी भेदभाव की नीतियों में विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार किया। 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। इसके पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबलि प्रथा लगाई गई थी। रोग के कारण सामाजिक तनाव व्याप्त था। अब बोला जाता है कि जो पश्चिमी शिक्षा था भारतीय समाज की मूल विशेषताओं में समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप परंपरागत शिक्षा समर्थकों ने विद्रोह के समय अंग्रेजों के विरोध किया। अब बोल रहा है आर्थिक कारण। ब्रिटिश में भू राजस्व नीतियों जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था आदि कारण क्या किसानों ने जमकर शोषण किया गया। व्यापारी कंपनियों ने अपनी समस्त नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ केंद्र में रखा। कंपनी नीतियों ने पारंपरिक उद्योग को समाप्त कर दिया। इससे दस्तकारी और हथकरघा उद्योग में संलग्न वर्ग और किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। कृषि के वाणिज्यीकरण से खाद्य संकट उत्पन्न हो गया था। अब बोल रहा है सैन्य कारण। सेना में भारतीय और अंग्रेजों के सैनिक का अनुपात 5:1 था। सैन्य सेवा में नस्लीय भेदभाव विद्यमान था और योग्यता का बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और साथ ही उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में समान सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार पर सैनिकों जाना अंग्रेजों के आदेश पर निर्भर हो गया था और यहाँ भारतीय सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसको अगर आप सैनिकों को भी पत्र पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार का हनन जैसा था। अब बोल रहा है क्या होगा कि 1857 के विद्रोह के दमन में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, जिसने सेना के रेजिमेंट में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग में निश्चित किया। इससे इसमें लगने वाले कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोलकर काटना पड़ता था। बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस के खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अतः इससे हिंदू और मुसलमान सैनिकों को लगा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग उनके धर्म को नष्ट कर देगा। अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। कालांतर में यह बात सही साबित हुई और गाय सुअर की चर्बी वास्तव में बुलिच शस्त्रागार में प्रयोग की जाती थी। सैनिक का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर ऐसे कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट करने और ईसाई बनाने के प्रयत्न कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब बोल 1857 का विद्रोह का आरंभ। 29 मार्च 1857 में चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग में विरोध 34 रेजिमेंट बैरक सैनिक में मंगल पांडे ने किया था। विद्रोह की शुरुआत कर दी थी। उसने सैनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मार के हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 के सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, जो 1857 के क्रांति के प्रथम शहीद माना गया। एनसीईआरटी के अनुसार मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर हेरसे था। 10 मई 1857 को मेरठ में छावनी में तैनात भारतीय सेना के चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, अपने अधिकारों पर गोली चलाई और विद्रोह आरंभ हुआ। इस समय मेरठ के इस छावनी अधिकारी का नाम था जनरल हैविट था। आगे देखिए विद्रोह का विस्तार देखिए।
पर विद्रोह आरंभ 10 मई 1957 को मेरठ छावनी में हुआ था। सिपाहियों ने अपने अधिकारियों को गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की कूच किया। 11 मई मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1957 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और क्रांति का नेता घोषित किया गया। अब और आगे दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व किया गया, किंतु वास्तविक नेता कौन था? बख्त खां था। हालांकि दिल्ली के अंग्रेजों को पुनः अधिकार सितंबर 1857 को पूरा हुआ और इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस को भेजा गया, जिसमें जॉन निकोलसन को मारा गया। अब देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि हडसन ने सम्राट के 2 पौत्र को यह वचन देकर उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी और गोली मार के हत्या कर दी। बहादुर शाह द्वितीय गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे में हुई थी। इसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए लखनऊ में बोल रहा है जून 1857 में विद्रोह में ब्राह्म बेगम हजरत महल महक परी के नाम से जानी जाती थी नेतृत्व में हुआ। उन्होंने अपनी अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादरी को नवाब घोषित कर दिया था। अपना प्रशासन स्थापित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिमेंट की रक्षा करते हुए मारा गया। अंत में कैम्पबेल ने मार्च 1858 को विद्रोह को दबा दिया, लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। तांतिया टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के पास अंग्रेजी सेना को हराया गया और हैवलॉक मारा गया। कालांतर में ब्रिगेडियर जनरल नील भी लखनऊ में मारा गया। अब बोरा कानपुर 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ में निकल गया और यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को, यानी नाना साहब का नाम क्या था? धोधुपंत ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इसमें उनकी सहायता तात्या तोपे ने की थी, जिसकी असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। अब झांसी ने जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई बनारसी मृत्यु ग्वालियर के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ था। झांसी के हिरोज की सेना पराजित होकर ग्वालियर पहुंची। तांतिया टोपे झांसी की रानी को जाकर मिले। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई दुर्ग की दीवारों में पास वीरगति प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकृति के बावजूद ग्वालियर की सेना को जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपने गुरिल्ला युद्धों और उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उसके विश्वासी मित्रों मानसिंह ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। 15 अप्रैल 1879 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दी गई। बिहार देखिए, बिहार जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उसके भाई अमर सिंह ने किया था। अंत में विलियम टेलर और बेसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह दबा दिया। अब फैजाबाद देखिए, फैजाबाद विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। कैम्पबेल ने यहाँ विद्रोह को दबाया था। अब बोल रहा है इलाहाबाद में जून में आरंभ विद्रोह हुआ था, जिसकी कमान मौलवी लियाकत अली को संभाली थी। अतः ब्रिगेडियर जनरल नील ने यहाँ के विद्रोह को दबा दिया था। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अब बोल रहे हैं बनारस, सामान्य जनता का विद्रोह, ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा दमन, यहाँ बच्चों और स्त्रियों की मृत्युदंड दे दिया गया। अब बोल रहा है बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अपने आप को नवाब घोषित किया। कैम्पबेल ने यहाँ की विद्रोह को दबा दिया और खान बहादुर खान को फांसी सजा दी गई। अब बोल रहा है राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विद्रोह के प्रमुख केंद्र था। वहाँ की जयदयाल और हरदयाल ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। अब हो रहा है कि असम में विद्रोह की शुरुआत मणिराम दत्त ने की थी और अंतिम राजा के पोते कंद प्रेसर सिंघा को राजा घोषित कर दिया गया था। मणिराम को पकड़कर कलकत्ता में फांसी दे दी गई। अब बोल रहा उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार सुरेंद्र साई विद्रोह के नेता बने। 18 वर्ष सुरेंद्र साई ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें देश से निकाल दिया गया और गंजाम उड़ीसा के विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। क्या बोल रहा है 1857 विद्रोह का कहाँ का प्रमुख? दिल्ली में कौन? बहादुर जफर यानी बख्त खां। और ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? जॉन निकोलसन हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल। और कौन था यहाँ? हेनरी लॉरेंस कैम्पबेल। कानपुर में नाना साहब तात्या तोपे। और कौन था? कैम्पबेल था। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या तोपे। जनरल ह्यूरोज। और जगदीशपुर में कौन था? जगदीशपुर में
आपका कुंवर सिंह और अमर सिंह, और मेजर विलियम टेलर और बेसेंट आयर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कैम्पबेल। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली और ब्रिगेडियर जनरल नील था। ठीक है। अब बरेली में खान बहादुर खान और कैम्पबेल। ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया कुछ नोट। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया था। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना की जिसे अजीमुल्ला ने लिखा था। लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस विद्रोह को सजीव वर्णन किया है। कश्मीर विद्रोह का नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां विद्रोह को पनप नहीं रह सका था। यहाँ के शासक और जमींदार वर्ग में विद्रोह को कुचलने की ब्रिटिश की सहायता भी की थी। 1857 विद्रोह में अवध और इस तरह जनता ने भाग लिया था और यह स्वतंत्रता संग्राम जैसा प्रतीत होता था। अब बोल रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश में बडौत परगना में ग्रामीण शाह मल के गांव वालों के संगठित कर 1857 विद्रोह को प्रेरित किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र 1857 में सिंहभूम के एक आदिवासी कास्तर गोरू ने अंग्रेजों के विरुद्ध कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। अब बोल रहा सती चोरा घाट की घटना। कानपुर में नाना साहब ने सती चोरा के पास अंग्रेजों के सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन दिया था, किंतु उन्हें धोखे से मारकर, जिसमें महिलाएं शामिल थीं, अपने नाम से कलंक लगा दिया। बाद में नाना साहब ने अपने आप को बादशाह का पैसा घोषित किया। विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण नेताओं वीरगति मिली, किंतु नाना साहब और बेगम हरमल कहाँ के चले गए? नेपाल चले गए। अब बोल रहे हैं विद्रोह का महत्व। 1857 विद्रोह में विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग और समर्थन राष्ट्रीय भावना को आवश्यक है। इस विद्रोह में भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता व राष्ट्रीय भक्ति को बीज पैदा हुआ। विद्रोह में बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। अब बोल रहा है विद्रोह के परिणाम। स्वतंत्रता के संग्राम दृष्टि से भले यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के लिए अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड केनिक ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन का अधीन कर दिया गया। अब बोल रहा है उद्घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारतीय राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य से विलय करने में किसी पर विचार परित्याग किया। फलतः भारतीय नरेशों को गोद लेने के लिए अधिकार वापस कर दिया गया। 1858 का अधिनियम या द्वारा भारत सचिव के पद पर प्रावधान किया गया और इसकी सहायता 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। इन सदस्यों में 8 नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 नियुक्ति कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। इस प्रकार संसद के प्रति उसका उत्तरदायी होता था। 1858 के अधिनियम में तद भारत गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार रोक, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकार रक्षा और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया। बोरा अंग्रेजों की सेना में पुनर्गठन किया गया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिक के लिए हाथों